एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि दिया हुआ है आर्टिकल 36 टू 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पज से डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो हम पहले वो सब देखते हैं, इसका ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। सबसे पहले बात तो ये नोट कीजिए कि वो इन्फोर्सिबल नहीं है। कोर्ट में जाके आप अगर इनमें से कुछ भी आपका ब्रीच होता है तो आप कोर्ट में जाके उनको शिकायत नहीं कर सकते हो, कि केस नहीं कर सकते हो, सू नहीं कर सकते हो किसी को। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, कि कोई भी कंट्री है जो हमारी इंडिया की कंट्री है, उसमें क्या होनी चाहिए, सब लोगों में सोशल जस्टिस होनी चाहिए प्लस इकोनॉमिक जस्टिस होनी चाहिए। ये क्या एम करता है कि हमारा जो कंट्री है वो एक वेलफेयर स्टेट बने, सबका वेलफेयर हो, चाहे कोई पुअर हो, चाहे कोई रिच हो, चाहे कोई शेड्यूल्ड कास्ट का हो, चाहे कोई अपर कास्ट का, हर कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो और सारे लोगों का वेलफेयर हो। ठीक है, इसके बाद बात आती है इंस्ट्रक्शन फॉर स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो क्या है, एज ए इंस्ट्रक्शन वर्क करता है। किसके लिए इंस्ट्रक्शंस है? स्टेट और यूनियन, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो भी कोई वो पॉलिसी बनाता है, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसको ध्यान में रख के बनाए। ठीक है, इसके बाद बात आती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड नॉन एनफोर्सिबल इन कोर्ट, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद बात आती है इट हैज टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? बैग ऑफ बोरोइंग में पढ़ा था ना हमने, तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है डीपीएसपी। ठीक है, इसके बाद इट इज द बेसिस ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड लॉज। ये पब्लिक पॉलिसी और लॉज का बेसिस है। ठीक है, इनके हिसाब से सारे रूल फॉर्मुलेट होते हैं। ठीक है, कोई भी पॉलिसी बनती है पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक की जस्टिस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो डीपीएसपी से ही वो फॉर्मुलेट होती है और उसके पैरामीटर के अंडर ही बनती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक जस्टिस, सेकेंड सोशल जस्टिस, ठीक है, थर्ड गार्डियन प्रिंसिपल एंड फोर्थ इंटरनेशनल रिलेशन। अब इनमें ही हम डाइवर्सिफाई करके सारे 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ओवरव्यू हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 36 की। तो अब हमें आर्टिकल 36 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डीपीएसपी का फर्स्ट आर्टिकल है, इसमें डीपीएसपी के पर्पज से स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है वो डिफाइन कर रखी है। ठीक है, और मैं लास्ट में ये मेंशन करना भूल गई थी, पर हाँ, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, अब स्टेट की डेफिनेशन में सेम एज आर्टिकल 12 जो कि फंडामेंटल राइट्स में मेंशन किया गया है, तो क्या है स्टेट की डेफिनेशन में? इट इंक्लूड्स, कौन क्या इंक्लूड करता है? गवर्नमेंट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, इसके बाद पार्लियामेंट जो कि सेंटर का होता है, इसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर जो स्टेट के लेजिस्लेचर्स होते हैं, उसके बाद कोई भी लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटीज विद इन इंडिया, जो भी कोई ऐसी लोकल अथॉरिटी और ऐसी अथॉरिटी जो विद इन इंडिया है और अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल है, तो वो सारी किस के अंडर आएगी? स्टेट की डेफिनेशन के अंडर में आएगी, जो कि स्टेट की डेफिनेशन डीपीएसपी के लिए बना रखी है। ठीक है, आर्टिकल 36 बस इतना सही है, सेम ही है आर्टिकल 12 एंड 36, बट वो फंडामेंटल राइट के लिए और ये डीपीएसपी के लिए, तो आप सेम ही देख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 37 की। तो आर्टिकल नंबर 37 क्या बताता है? ये स्टेट करते हैं कि जो डीपीएसपी है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस के लिए, पर वो इन्फोर्सिबल नहीं है कोर्ट में, क्योंकि ये एक नॉन जस्टिशिएबल टाइप के है। ठीक है, इसके बाद बात आती है डीपीएसपी गाइडलाइंस आर एसेंशियल फॉर गवर्नमेंट एंड सेंट्रल। जो डीपीएसपी की जितनी भी गाइडलाइंस दे रखी 36 से 51 में, वो एसेंशियल है गवर्नमेंट के लिए, बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, पर इन बेस पे वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं पॉलिसीज को। पर अगर इन पॉलिसीज नहीं बनाई गई तो ये आप इसको कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि आप मेरे को जस्टिस दीजिए इसके बेस पे, क्योंकि डीपीएसपी का इन्फ्रिंजमेंट इज नॉट एनफोर्सिबल इन कोर्ट्स। ओके, तो आर्टिकल 37 में इतना ही है। आर्टिकल 38 पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 38, और 38 में क्या मेंशन है? ये इट प्रमोट्स, क्या प्रमोट? आर्टिकल 38 प्रमोट्स द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग, प्रोटेक्टिंग एंड इंश्योरिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये तो 38 आर्टिकल क्लॉज 1 बोलता है। ठीक है, क्या क्या एक तो सिक्योर कर रहा है, एक प्रोटेक्ट कर रहा है, एक इंश्योर कर रहा है, क्या? पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल, ये अपना आर्टिकल 38 क्लॉज 1 है। अब आर्टिकल 38 क्लॉज 2 पढ़ते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं मिनिमाइज एंड रिड्यूस डिस्पार्टीज ऑफ इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज
एंड अपॉर्चुनिटीज बिटवीन इंडिविजुअल। अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम स्टेटस फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटीज बिटवीन इंडिविजुअल, तो उसको मिनिमाइज करना है और उसको रिड्यूस करना है, ठीक है, ऐसी कोई भी डिस्पारिटी है तो, ठीक है। इसके बाद बात आती है सोसाइटी विद फेयरनेस एंड, ऐसी एक सोसाइटी एस्टैब्लिश हो जिसमें फेयरनेस हो, ठीक है, रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो, और प्रिंसिपल फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, ठीक है। प्रिंसिपल होते हैं फॉर्मुलेट पॉलिसी, जो भी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आती है हमारे लिए उसको फॉर्मुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद जो ये आर्टिकल 38 है वो गाइडलाइन देता है, क्या गाइडलाइन देते हैं, मेकिंग लॉ एंड पॉलिसीज अलाइनिंग इन इंडियाज गोल, इंडिया के गोल को, क्या गोल है इंडिया का, कि वो एक इंडिया जो हमारी कंट्री है वो एक वेलफेयर स्टेट बन पाए, ठीक है। उसके साथ ऐसी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है जिससे हमारे इंडिया अलाइन करती है एक वेलफेयर स्टेट बनने के, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है 38 आर्टिकल के, जिसमें क्लॉज 1 क्लॉज 2 भी है और ओवरव्यू इसका यही है, ठीक है। अब हम 39 पे आते हैं, ओके। आर्टिकल 39 इंश्योर ऑल द सिटीजन फॉर एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, सबके पास पैसे कमाने का अधिकार होना चाहिए। उसके बाद रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग मटेरियल रिसोर्सेज एंड ओनरशिप ऑफ कॉमन गुड्स नॉट प्राइवेट, मतलब जो मटेरियल रिसोर्सेज है हमारी कंट्री के पास वो क्या है, कॉमनली सब लोगों में बंटने चाहिए, ठीक है। ओनरशिप जो होनी चाहिए वो कॉमन गुड्स की, वो गवर्नमेंट की होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी प्राइवेट बेनिफिट ना ले कि जो प्राइवेट लोग हैं वो सब रख लो सारे मटेरियल रिसोर्सेज को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, अच्छे से इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसके बाद प्रिवेंट वेल्थ कंसंट्रेशन, जब भी प्राइवेट लोग जो आके वेल्थ को कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं या फिर कोई इंडिविजुअल आके वेल्थ की जो सारी कंसेंट्रेशन है वो अपने पास ले लेते हैं, तो उसको प्रिवेंट करता है, और जो कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम है वो बेटर चल सके, इसलिए कोई भी वेल्थ कंसेंट्रेशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ मेन एंड वुमेन, दोनों आदमी और औरतों सबको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल अब्यूज, अगर किसी भी वर्कर है कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है चाहे कहीं और काम कर रहा है, तो दोनों का ही क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, फिजिकल और मेंटल हेल्थ की केयर होनी चाहिए, और उनका अगर कोई अब्यूज हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए, ठीक है, प्रोटेक्शन होना चाहिए उसके लिए उनके पास। इसके बाद बात आती है चाइल्ड वेलफेयर की, चाइल्ड वेलफेयर की बात आती है इन द एस्पेक्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई काम कर रहा है या फिर काम नहीं कर रहा, नॉर्मली हो गया, ठीक है, कोई कैसे भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का, प्लस में उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, हेल्थ का भी टेक केयर होना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 40, तो अभी के लिए इतना ही है और मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तो टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।